हेलो स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 11th के बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। जैसा कि अब तक हम लोगों ने बात की थी, हम लोग बात कर रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। ठीक है, अब तक हमने उसमें दो डिविजन्स के बारे में बात कर चुकी है। फर्स्ट इज द डायनोफ्लैजिलेट्स, सेकंड इज द यूग्लिनोइड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेटा थर्ड डिवीजन के बारे में, जो कि है क्राइसोफाइटा। क्या है बेटा? क्राइसोफाइटा। तो आज हम बात करेंगे क्राइसोफाइटा के बारे में, इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और इसके अंडर हम किन किन ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं, तो उसकी हम बात करें। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गे। ये मेनली कौन से ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करता है? डायटम्स को एंड गोल्डन एल्गे को। अब इनका हैबिटेट क्या होता है, ये कैसे एरिया में रहते हैं, कैसे एरिया में सरवाइव करते हैं, अगर उसकी हम बात करें तो फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मैराइन एनवायरमेंट। फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और मैराइन एनवायरमेंट में भी रहते हैं। मैराइन मतलब जहां पे थोड़ा सोल्टी टेस्ट हो, सोल्टी नेचर हो उस वाटर का, उस वाटर में भी ये क्या करते हैं? सरवाइव करते हैं, उस एनवायरमेंट में भी ये सरवाइव करते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ डायटम्स के बारे में, कि जो डायटम्स है, जो ऑर्गेनिज्म है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसकी शेप कैसी होती है, ठीक है, या फिर उसमें कौन कौन मतलब सेल वाल किस टाइप की होती है, और अदर जो उसके जनरल कैरेक्टर्स हैं हम उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे बेटा। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, दे आर फाउंड इन डिफरेंट शेप्स। डिफरेंट शेप्स के पाए जाते हैं ये, सच एज सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, इलोंगेटेड एंड बोट शेप्ड। ठीक है। थ्री मेनली ये मेनली डिफरेंट शेप्स के पाए जाते हैं। और डिफरेंट शेप्स कौन सी होती है बेटा? सर्कुलर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, इलोंगेटेड हो गया, ट्रायंगुलर हो गया, या फिर बोट शेप्ड हो गया। ठीक है। ये जो डायटम्स है उनके स्ट्रक्चर या उनके शेप के बारे में बताया गया है कि वो कौन कौन सी डिफरेंट शेप के हो सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं अब हम लोग। तो आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो हम बात करते हैं सेल वॉल की, कि जो सेल वॉल है डायटम्स की वो किसकी बनी हुई होती है। ठीक है, तो उसके हम बात करते हैं। सेल वॉल ऑफ डायटम्स इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज की बनी हुई होती है, इन विच सिलिका पार्टिकल्स आर इम्बेडेड इन एट मैनी प्लेसेस। सेलुलोज की मेनली बनी हुई होती है, लेकिन उसमें कुछ सिलिका के पार्टिकल्स पैचेस के रूप में, कुछ सिलिका के पार्टिकल्स पैचेस की तरह उसमें इम्बेडेड होते हैं काफी प्लेसेस पे। ठीक है, आगे बेटा इतनी बात समझ में। जो मेनली जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, लेकिन उस सेलुलोज की लेयर में, उस सेलुलोज की सेल वॉल में कहीं कहीं पे सिलिका पार्टिकल्स भी इम्बेडेड होते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं पिगमेंट्स के बारे में, कि जो डायटम्स है वो एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेटिकली ऑर्गेनिजम्स है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स है जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो फोटोसिंथेटिक जो एक्टिविटी है उसको करने के लिए बेटा, अब तक आपने बात की है तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है उसको करने के लिए कुछ पिगमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसे हमने प्लांट में हम बात करते हैं तो काफी टाइप के पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जैंथोफाइनिन या फिर एंथ्रोसाइनिन। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप के पिगमेंट्स होते हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं। और मेनली फोटोसिंथेसिस में कौन सा पिगमेंट रोल प्ले करता है बेटा? क्लोरोफिल। ऐसे जो डायटम्स है वो एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं अगर हम उसकी बात करें। डायटम्स हैव पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, जैंथोफिल। ठीक है, कौन कौन से पिगमेंट्स हुए बेटा? 3 पिगमेंट्स हुए। फर्स्ट इज द क्लोरोफिल ए, सेकंड वन इज द क्लोरोफिल सी, एंड थर्ड वन इज द जैंथोफिल। ठीक है, ड्यू टू दिस पिगमेंट्स इट अपीयर्स गोल्डन कलर्ड। ठीक है, इन पिगमेंट्स की वजह से ही, ये जो 3 टाइप के पिगमेंट्स पाए जाते हैं डायटम्स में, इनकी वजह से ही देखो पिगमेंट्स मेनली क्या होते हैं? पिगमेंट्स मेनली होते हैं क्रोमोफोर।
क्रोमो का मतलब क्या होता है बेटा, कलर, ठीक है। तो पिगमेंट मेनली क्या करते हैं, कलर प्रोवाइड करके जाते हैं, ठीक है। तो ड्यू टू दीज पिगमेंट्स, इन पिगमेंट्स की वजह से ही जो डाई एटम्स है उनका जो कलर है वो कैसा होता है, गोल्डन कलर होता है, ठीक है बेटा। इतनी बात आ गई आपको समझ में। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन दी ओशियन। ओशियन में, समुद्र में, महासागर में अगर हम बात करें कि जो सबसे ज्यादा चीफ प्रोड्यूसर है, मतलब जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोड्यूस करता है अपने लिए कोई चीज, ठीक है। जैसे प्लांट है वो प्रोड्यूसर्स है, हमें उनसे अपना फूड मिलता है, ठीक है। तो एज ए प्रोड्यूसर ये सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है, मेनली ओशियंस में। ओशियंस में ये चीफ प्रोड्यूसर की रूप में क्या करता है, अपने आप को ग्रो कराता है, ठीक है। अब देखो, नोट बना के कुछ पॉइंट्स बता रही हूं, उन पॉइंट्स को याद रखना है बेटा आपको, ठीक है। देखो, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है स्टोर्ड फूड। अब तक हमने बात की है, जैसे हमने यूग्लेनोइड्स में भी बात की थी, ठीक है। यूग्लिना में हमने बात की थी कि जो स्टोर्ड फूड है वो किस रूप में पाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, पैरामाइलम और फैट के रूप में पाया जाता है। ऐसे जो एनिमल्स है उनमें जो स्टोर्ड फूड है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें डाई एटम्स की, तो उसमें जो स्टोर्ड फूड है वो किस फॉर्म में पाया जाता है। तो जो स्टोर्ड फूड है डाई एटम्स में वो किस फॉर्म में पाया जाता है बेटा, ल्यूकोसिन एंड फैट्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, ल्यूकोसिन एंड फैट्स। अब हम बात करते हैं इनकी मूवमेंट की, कि ये मोटाइल होते हैं या इमोटाइल होते हैं, ठीक है। इनका मूवमेंट कैसा होता है, मूवमेंट का मतलब क्या हुआ बेटा, एक प्लेस से दूसरी जगह पे क्या हो जाना, लोकोमोट कर जाना, मूव कर जाना, ठीक है। इमोटाइल, मेनली ये क्या होते हैं, इमोटाइल होते हैं। इमोटाइल कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इमोटाइल मेनली वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मोटिलिटी प्रोवाइड नहीं करते, जिनमें मूवमेंट नहीं होता, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। और ये इमोटाइल क्यों होते हैं, बिकॉज फ्लैजिला आर एब्सेंट इन दैम, क्योंकि इनमें फ्लैजिला क्या होता है, एब्सेंट होता है। और अब तक हमने जैसे बात की है कि जो मेनली जो मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन है या इम्पोर्टेंट जो पार्ट जो पाया जाता है ऑर्गेनिजम्स में, वो कौन सा है, फ्लैजिला, ठीक है। तो डाई एटम्स में मेनली फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये क्या होते हैं बेटा, इमोटाइल होते हैं, ठीक है। दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ड्यू टू लो मोलिकुलर वेट ऑफ स्टोर्ड फैट्स। ये मेनली फ्लोट करते हैं सरफेस ऑफ वाटर पे ड्यू टू लो मोलिकुलर वेट, क्योंकि इनका जो मोलिकुलर वेट है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, ठीक है। ऊपर पानी के ऊपर, सरफेस के ऊपर तैरते रहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक जगह है जहाँ पे बहुत सारा वाटर है, अगर आपने वहां पे बहुत ही हल्की सी चीज डाल दी, मान लो बैलून है, आपने उसको फुला के और वहां पे डाल दिया, तो आपने देखा होगा वो ऊपर ही फ्लोट करता रहेगा। क्यों, क्योंकि उसका जो मोलिकुलर वेट है वो बहुत ही कम होता है। यही बात डाई एटम्स की है कि जो डाई एटम्स है वो भी वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं। क्यों, बिकॉज ऑफ द लो मोलिकुलर वेट, क्योंकि इनका जो मोलिकुलर वेट होता है वो क्या होता है बेटा, कम होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, इन डाई एटम्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन स्पेशल टाइप ऑफ स्पोर्स आर फॉर्म्ड विच आर नोन एज। ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है तो उस टाइम पे डाई एटम्स में कुछ स्पेशल टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के स्पोर्स फॉर्म होते हैं, और उन स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सोस्पोर्स। उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सोस्पोर या ऑक्सोस्पोर्स। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने ये बात की है बेटा डिवीजन क्राइसोफाइटा के बारे में, उसके अंडर जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं लाइक डाई एटम्स या फिर गोल्डन एल्गे के बारे में, मतलब हमने डाई एटम्स के बारे में यहाँ पे बात की है, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात की है, उसकी शेप के बारे में बात की है कि किन किन डिफरेंट शेप के पाए जाते हैं, उनकी सेल वॉल कैसी होती है, कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये सब हमने बात की है। अब हम बात करते हैं बेटा आपके नेक्स्ट डिवीजन के बारे में, जो प्रोटिस्टा के अंडर ही हम इंक्लूड करते हैं। तो जो फोर्थ जो है वो हम बात करेंगे स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, हम स्लाइम मोल्ड्स के बारे में, ठीक है। अगर हम बात करें स्लाइम मोल्ड्स के बारे में तो इसके हम कुछ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर बात करें बेटा हम जनरल कैरेक्टर्स की, तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ऑल्सो नोन एज फॉल्स फंजाई, इनको फॉल्स फंजाई भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज या फिर ऑल्सो कॉल्ड एज फॉल्स फंजाई, इनको फॉल्स फंजाई भी बोलते हैं।
स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक। ये क्या होते हैं? मेनली सेप्रोफाइटिक। और सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? मेनली जो डेड या डिके ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या करते हैं? फीड करते हैं। ठीक है बेटा। तो स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं वो किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं? सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक, फाउंड ऑन डिकेइंग ट्विग्स एंड द लीव्स। डिकेइंग ट्विग्स मतलब जो डेड हो चुके, जो डिके हो चुके, जो खराब हो चुके, उन ट्विग्स पे एंड लीव्स पे ये क्या करते हैं? फीड करते हैं, वहां पे पाए जाते हैं मेनली। ठीक है। Under suitable conditions, they form an aggregation which may grow and spread over several feet called plasmodium. जब suitable conditions होती है, अब हर ऑर्गेनिज्म की एक suitable condition होती है कि उसको कितना सर्वाइव करने के लिए उसको कितना टेम्परेचर चाहिए, कितनी लाइट के अमाउंट चाहिए, कितना वाटर चाहिए। ठीक है। तो अंडर suitable conditions, suitable conditions कौन सी होगी? suitable या फिर favorable। तो बेटा सूटेबल या फिर फेवरेबल कंडीशंस वो कंडीशन होती है जो किसी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए नेसेसरी होती है। ठीक है। आ गई आपको इतनी बात समझ में? तो हम बात करें तो हमने बात की अंडर सूटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन, एग्रीगेट हो जाना। ठीक है। एक ग्रुप फॉर्म कर लेना। विच में ग्रो, जो ग्रो कर जाएगा, एंड स्प्रेड, फैल जाएगा, ओवर सेवरल फीट कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ठीक है। क्या हो जाएगा? एक एग्रीगेशन फॉर्म में हो जाएगा और उसके बाद ग्रो करने लग जाएगा और स्प्रेड हो जाएगा ओवर सेवरल फीट, काफी फीट की दूरी में। उसको हम क्या बोलेंगे? उस टर्म को बेटा हम प्लाज्मोडियम, उसको हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडियम। ठीक है बच्चों। तो ये हमने बात की है अंडर सूटेबल कंडीशन या फिर अंडर फेवरेबल कंडीशन के बारे में। ठीक है। कि वो कैसे एग्रीगेट होते हैं और अपने आप को ग्रो करा लेते हैं और स्प्रेड हो जाते हैं ओवर सेवरल फीट्स, जिसको आपने क्या बोला? प्लाज्मोडियम। ठीक है बेटा। अब हम लोग बात करते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस के बारे में। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब हुआ जहां पे वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता, जितना उसको टेम्परेचर मिलना चाहिए था सर्वाइवल के लिए उतना उसको टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं कराया गया, या फिर जो अदर कंडीशंस है, लाइट है, ऑक्सीजन है, वाटर है, ये सारी कंडीशंस उसको उस प्रॉपर अमाउंट में प्रोवाइड नहीं कराई जाए जिस प्रॉपर अमाउंट में वो सर्वाइव कर सकता है, तो वो क्या होंगी? अनफेवरेबल कंडीशंस। ठीक है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस प्लाज्मोडियम फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज। क्या कर लेते हैं? ये जो प्लाज्मोडियम स्प्रेड हुए, जिसको आपने एक प्लाज्मोडियम टर्म दी, ये प्लाज्मोडियम क्या कर लेते हैं? फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज, फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म कर लेते हैं। विच बियर स्पोर्स एट देयर टिप्स, जिनके अंदर टिप्स प्रेजेंट होते हैं। फ्रूटिंग बॉडी है जिसके अंदर टिप्स, उनके टिप्स पे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? एक जैसे कि मान लो कोई भी एक ये है, उस पे एक फ्रूटिंग बॉडी है, ये फ्रूटिंग बॉडी हो गया, और ये स्पोर्स बियर करते हैं। क्या बियर करते हैं बेटा? ये स्पोर्स। ठीक है। ये बोला गया है यहाँ पे कि अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान क्या होता है? प्लाज्मोडियम फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज, फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म कर लेते हैं विच बियर स्पोर्स एट देयर टिप्स। उनके टिप्स पे क्या प्रेजेंट होते हैं? उन फ्रूटिंग बॉडीज में स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। दिस स्पोर्स पोजेस ट्रू वॉल्स, इन स्पोर्स की ट्रू वॉल्स होती है। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स। एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं। मान लो कोई भी ऐसी कंडीशन उसको प्रोवाइड कर दी, कोई एंटीबायोटिक प्रोवाइड कर दी जिसके अकॉर्डिंग वो क्या है? रेजिस्ट है, मतलब उस एंटीबायोटिक का या फिर जो आपने चेंज किया है वो चेंज टेम्परेचर में हो, लाइट में हो, या फिर अदर कंडीशंस में हो, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो ऑर्गेनिज्म क्या है? रेजिस्ट है। ठीक है। रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशंस। ठीक है। रेजिस्ट है ये ऑर्गेनिज्म अंडर सभी, मतलब सभी कंडीशंस के लिए रेजिस्ट है, इसलिए ये सर्वाइव करते हैं फॉर मेनी ईयर्स अंडर एडवर्स कंडीशन। कोई भी एडवर्स कंडीशन आ जाए, एडवर्स कंडीशन का मतलब है कोई फ्लड हो, कोई ड्रॉट हो, ठीक है, या फिर कोई भी अदर जो एडवर्स कंडीशन है उसके अंदर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्ट है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। ठीक है। These spores are dispersed by air current. इसके जो स्पोर्स है वो किसके थ्रू डिस्पर्ज होते हैं? बाय एयर करंट का मतलब है एयर के थ्रू क्या होते हैं? स्प्रेड होते हैं, डिस्पर्ज होते हैं।
एग्जाम्पल है फाइसेरियम। एग्जाम्पल क्या है बेटा? फाइसेरियम। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में कि जो स्लाइम मोल्ड्स है उनमें जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा होता है और किसके थ्रू होता है। देखो, सबसे पहले है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अब उसके भी अदर टाइप्स होते हैं कि किसके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फॉर्म होगा, परफॉर्म होगा। ठीक है, तो फर्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। तो बेटा आपने 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ा होगा कि फ्रेगमेंटेशन के थ्रू जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे परफॉर्म होता है। एक बॉडी है ऑर्गेनिज्म की, वो स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गई और उसके बाद उसके हर फ्रेगमेंट ने एक पूरी होल बॉडी को डेवलप कर दिया। वो किसके अंडर आता है? फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंडर आता है। ठीक है। सेकंड है बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के फॉर्मेशन के थ्रू भी वो क्या करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। तो बेटा ये हमने बात की स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। तो अपना यहाँ पे किंगडम प्रोटिस्टा खत्म होता है। इससे आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट किंगडम के बारे में, दैट इज फंजाई, जिसको आप माइकोटा भी बोलते हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।